सब लोग हट जाओ, चलिए हटिए पीछे पीछे। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी ताई वर्षा गायकवाड़ जी, बड़े भाई अमीन पटेल साहब, असलम शेख साहब, साजिद पठान जी, मधु चौहान जी, पंडित भंवर सिंह राजपूत जी, माइनॉरिटी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हाजी बब्बू साहब, वर्तमान अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान जी, प्रभारी अहमद खान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य जीनल गाला जी, अब्दुल रहमान रिजवी जी, निजामुद्दीन राइन जी, हमारे पंडित भंवर सिंह राजपूत जी, राजहंस जी, जावेद जुनेजा जी, अशरफ आजमी साहब, अरशद आजमी साहब, राजा रहबर खान साहब, विनी डसूजा जी, आफरीन शेख साहिबा और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रवि बाउकर साहब। सबसे पहले तो यहां पर पिछले मेरा ख्याल है कि 4 घंटे से 3, साढ़े 3, 4 घंटे से मौजूद उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं, जिन्हें अगर कुर्सियों पर जगह नहीं मिली, कुर्सियां कम पड़ गईं, तो उन्होंने जमीन पर बैठने से भी गुरेज नहीं किया। आप हमारी असली ताकत हैं, हम आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। जो भाई पिछले 3-4 घंटे से खड़े हैं, मैं समझ सकता हूं उनको परेशानी भी है, लेकिन फिर भी वो इस कार्यक्रम में कांग्रेस के लिए, आप सबके लिए अगर मौजूद हैं तो उन सबको पहले उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। आपण सर्वे कसे आहात, मैंने ये शब्द इसलिए बोला क्योंकि मैं जिस ऑडिटोरियम में खड़ा हूं, जिस हॉल में खड़ा हूं, इस हॉल का जो नाम है अन्ना भाऊ साठे, मराठी साहित्य का एक बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक और बहुत बड़े समाज सुधारक, महान अंबेडकरवादी, मैं उनके नाम पर जो ये ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में खड़ा हूं और मुंबई के लोगों से बातचीत कर रहा हूं। बात शुरू करूं उससे पहले मीडिया के साथियों की मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। हमें पता है कि वो इतनी तादाद में आज यहां क्यों आए हैं, उन्हें क्या सुनना है, क्या कवर करना है और क्या निकाल के क्या चलाना है। पिछले 7-8 साल में इस खेल को हम लोग कम से कम समझ तो गए ही हैं। उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। एक मुश्किल वक्त है, राजनीति उतनी सपाट है नहीं जितना आपको दिखाई पड़ती है, और इन दिनों जो घट रहा है वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है कि सबकी समझ में आ जाए। उसे समझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जरूरत है। और ताई ने, असलम भाई ने, अमीन भाई ने, सब ने यह कहा कि इमरान आप पर हमारा अधिकार है, यकीनन आपका अधिकार है। मैं अगर आज देश की संसद में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर बोल पा रहा हूं तो बिला गुरेज मैं यह बात कह सकता हूं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उन साथियों का योगदान है जो हमारे साथ खड़े हुए। वोट 44 लोगों ने दिया सांसद बनाने के लिए, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि उस मुश्किल वक्त में जब बड़ी साजिशें थीं और कुछ अपने भी गैरों की महफिलों में खड़े थे,
ऐसे में अगर किसी ने भाई की तरह हाथ पकड़ के यह कहा कि इमरान आपका चुनाव नहीं है, यह हमारा इलेक्शन है, हम लड़ रहे हैं, वो थे असलन वर्षा गायकवाड़, वो थे अमीन पटेल साहब, से ले सर्टिफिकेट, मुझे ऐसा इलेक्शन लड़ रहा हूं। एक मुश्किल वक्त है, हमें पता है। कुछ ऐसे छोटे कद के लोग, बौने लोग ऐसी बड़ी जगहों पर बैठ गए हैं कि उन्होंने आपा खो दिया है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें बोलना क्या है, उन्हें कहना क्या है। अगर वो सुबह शाम में 5 बार आपका नाम ना लें तो मुझे लगता है उनका खाना ही नहीं हजम होगा। कुछ भी हो तो घुमा फिरा के आप पे ले आना है। और ये जो इन दिनों सियासत हो रही है ना, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, मेरा नाम इमरान है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ा है, मैंने रामचरितमानस की चौपाइयां पाठ्यक्रम में पढ़ा है। मैं उस शहर से आया हूं जहां गंगा और जमुना 2 पवित्र नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं संगम से आया हूं और मैं उस मुंबई में खड़ा हूं कि जिस मुंबई ने भारत के किसी भी कोने से अपनी आंखों में सपने लेकर के आने वाले, एक झोला लेकर के आने वाले और खाली जेब आने वाले हर इंसान को पनाह दी है। वो कौन सी भाषा बोलता था, कौन सा धर्म मानता था, पूजा करता था कि नहीं करता था, नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, इस शहर की मिट्टी ने किसी से यह नहीं पूछा। यह कहा कि अगर तुम मुंबई आए हो तो मुंबई का दिल सबके लिए खुला हुआ है, मुंबई ने सबको पनाह देने का काम किया है। ऐसे शहर में अगर राजनीति इस तरह की हो रही है तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है, घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। आपको उस खेल को समझना पड़ेगा। कल से जब से मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपडेट किया, मीडिया के 20 साथियों का फोन आया कि इमरान साहब आप आ रहे हैं, आपसे भाषा विवाद पे जो झगड़ा चल रहा है मैं उस पे बात करना चाहता हूं, उस पे आपसे सवाल पूछने। तो मैंने कहा भाई हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो वो लोग हैं कि मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, इस भारत में बोली जाने वाली सैकड़ों जो भाषाएं हैं, हम बहुत सारी भाषाएं बोल नहीं पाते, लेकिन उन भाषाओं के प्रति हमारा आदर, हमारा सम्मान है, क्योंकि हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिख के एक दे दिया और यह कह दिया कि यह देश सबका है, सबके लिए बराबर है। तो हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान को मानते हैं, इसको मानते हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ समझाने की कोशिश करता है तो हम समझ जाते हैं कि यह तो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। और आज इस कार्यक्रम का नाम संविधान जिंदाबाद जनसभा इसीलिए रखा वर्षाताई ने, क्योंकि आज जोर जोर से बोलने की जरूरत है और महाराष्ट्र में विशेष रूप से बोलने की जरूरत है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में जो सरकार सत्ता पे बैठी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों की चोरी करके सत्ता पर बैठी है, वरना सत्ता पे ना बैठे होते। मैंने पूरे राज्य में चुनाव प्रचार किया है। उस दौरान मैं गली गली, कोने कोने, सुदूर अंचल, मराठवाड़ा से लेकर के, विदर्भा से लेकर के, मुंबई से लेकर के, कोई कोना नहीं बचा है पूरे महाराष्ट्र में जहां मैं चुनाव प्रचार में न गया हूं। मुझे झंडे नहीं दिखाई पड़ते थे, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ते थे, और बाद में परिणाम आया तो हम सब शॉक्ड थे कि यह कैसे हुआ। वो बाद में समझ में आया जब राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट लेकर के चुनाव आयोग से कहा कि आप बताइए, आप जवाब दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन के पास राहुल गांधी जी के पूछे गए सवालों का जवाब तक नहीं है।
मुंबई वालों, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। हम विधानसभा का चुनाव हार जरूर गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने महात्मा गांधी से, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, इंदिरा गांधी जी से, पंडित नेहरू से जो सीखा है उस विरासत को लेकर के घरों में बैठ जाएंगे। नहीं, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कांग्रेस के साथियों, बिल्कुल डरिए मत। सिस्टम भले इनका चल रहा हो, सरकार भले इनकी चल रही हो, लेकिन बात देश की पार्लियामेंट में राहुल गांधी की मानी जाती है। यह जलवा है हमारे नेता का। भले ही मीडिया से वॉश आउट कर दें, स्क्रीन पर राहुल गांधी को ना दिखाएं, लेकिन मुझे पता है कि जिस इंसान को ये शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, वो इंसान जब एक सुबह कन्याकुमारी से एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में निकला, 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ कश्मीर पहुंचा, तो 10 लाख का सूट पहनने वाले, मोबाडो का चश्मा पहनने वाले, हुबलोट की घड़ी पहनने वाले नरेंद्र मोदी जी का नकाब उतर चुका था और राहुल गांधी के बारे में फैलाया गया झूठ बिखर चुका था। यह है हमारे नेता की ताकत। ऐसे ही कोई जननायक नहीं बन जाता। आज भी राहुल गांधी जी ने जब देश की पार्लियामेंट में कहा कि इसी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते रहते मैं जातिगत जनगणना करवा के दिखाऊंगा, तो सबने बड़ा मजाक उड़ाया था, मीडिया के साथियों ने भी मजाक उड़ाया था। लेकिन आपको याद होगा कि एक सुबह नरेंद्र मोदी जी को ऐलान करना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं। यह है राहुल गांधी की ताकत। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। यह जो मोहब्बत की खुशबू है जो कांग्रेस में समाहित है, उसे एक बार फिर से लेके उठ खड़े होइए। आपके सामने आने वाले दिनों में एक इलेक्शन है। कोई इलेक्शन छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे लिए लोकसभा का इलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, विधानसभा का इलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ताई, मैं आपका छोटा भाई हूं। तब आप आमदार हुआ करती थी जब आपने मुझे वोट देके खासदार बनाया। मुझे दिल्ली जाके लगा कि अगर छोटा भाई उच्च सदन में बैठ रहा है तो फिर बड़ी बहन को भी यहीं आना पड़ेगा। और हम लोगों ने दुआ की। और देखिए मुंबई वालों, आप अपनी अध्यक्ष की ताकत समझिए। आप अपनी अध्यक्ष की ताकत समझिए कि एक इंसान जिसे भारतीय जनता पार्टी ने वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ कैंडिडेट बनाया और उन्हें लग रहा था कि वो साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ये वर्षा गायकवाड़ का जमीन से जुड़ाव था, इनके पिता की विरासत थी, राहुल गांधी का नाम था, कांग्रेस की ताकत थी कि तमाम पैसा धन दौलत खर्चने के बाद भी वो इंसान इनसे चुनाव नहीं जीत सका। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज जब प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया राज्यसभा में, तो उस हारे हुए वर्षा गायकवाड़ से हारे हुए प्रत्याशी को नरेंद्र मोदी जी ने नॉमिनेट करवा करके राज्यसभा पहुंचाया। तो आप अपनी अध्यक्ष की ताकत को समझिए कि वर्षा गायकवाड़ किसे चुनाव हरा करके लोकसभा पहुंची हैं, और उसको संसद लाना नरेंद्र मोदी जी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने में कोई टक्कर दे सकता है तो वही दे सकते हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों कि ये बहुत आने वाला समय बहुत मुश्किल भी है, महत्वपूर्ण भी है। कई राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन यहां जो बीएमसी का चुनाव है वो किसी राज्य के चुनाव से कम नहीं है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सारे लोगों को कमर कसना है,
यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसे तमाम सामने चेहरे बैठे हैं जिन्होंने पिछले 40 साल 50 साल कांग्रेस पार्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। और कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें जिंदगी में राजनीतिक तौर पे शायद उसका बदला भी ना मिल सका हो, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत है, यह संविधान के प्रति उनका सम्मान है कि उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए कुर्बान कर दी, उफ तक नहीं किया, कुछ मांगा तक नहीं। ऐसे लोग असल में कांग्रेस की ताकत हैं। ये जो लोग छोड़ के चले गए या छोड़ के जाएंगे, उनकी परवाह करना बंद करिए। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में वही चलेगा जिसे फिक्र ना हो, परवाह ना हो, जिसकी आंखों में सपना हो। और वो सपना यह है कि आने वाले 2029 में कि लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को जो भाषण हो वो देने वाला राहुल गांधी हो। यह सपना लेकर के आंखों में चलना है। और अगर हम इस सपने को लेकर के चलेंगे तो आप यकीन जानिए, इस तरफ ये जो 4 तस्वीरें हैं, इसमें जो पहली तस्वीर है छत्रपति शिवाजी महाराज की, दूसरी तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की। आप सिर्फ इन 4 तस्वीरों को देखिए, फिर इस संविधान की तरफ नजर दौड़ाइए तो आपको समझ में आएगा कि उस समय 1947 के बाद का जो भारत था, उस समय ऐसा संविधान बनाना और उसे लागू करवाना कितना बड़ा काम था। आज संविधान पर खतरा है, मानिए या ना मानिए, संविधान पर खतरा है। अगर खतरा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का 5 बार का सांसद अनंत हेगड़े अपने चुनावी सभाओं में यह न कहता कि हमें 400 सीटें दो, हमें संविधान बदलना है। लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद यह न कहते कि हमें 400 सीटें दो, संविधान बदलना है। अरुण गोविल यह न कहते कि हमें 400 सीटें दो, संविधान बदलना है। यह तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि 400 पार का नारा लगाने वालों को आप सबने 240 पे ऐसे लाके पटका है कि 2 बैसाखियों पे खड़े हैं, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक बैसाखी छिटकी, मोदी जी की सांस अटकी। सही है कि नहीं है? मीडिया के साथी मुझसे कहते हैं, इमरान साहब आप कैसे कह रहे हैं कि खतरा है संविधान पे? मैंने कहा आप नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली को जरा करीब से महसूस करिए। याद करिए मुंबई वालों और नेता साथियों के लिए भी कह रहा हूं, याद करिए 2014 का वो दिन जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में पहुंचे थे। वो दिन याद करिए तो संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था उन्होंने। याद है वो तस्वीर? संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था। फिर 2024 आते आते वो संसद ही बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा तो बढ़ गया है। सतर्क रहिए, होशियार रहिए। हर दिन इस संविधान को, इस पवित्र किताब को बचाए जाने की जरूरत है। किससे? मौजूदा सरकार से, भाजपा से और राज्यों में मौजूद भाजपा सरकारों से। यह आज जो मीडिया के साथियों से पूछवाया जा रहा है कि भाषा के विवाद पर कांग्रेस का क्या कहना है, मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वर्षा गायकवाड़ नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री असलम शेख और अमीन पटेल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? सवाल जाइए देवेंद्र फडणवीस से पूछिए। आप कांग्रेस के लोगों से सवाल मत पूछिए। हम तो कांग्रेस हैं, हमारे दिलों में तो सब समाहित हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए हर भाषा, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब समान है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है
जहां अलग अलग रंग के गुलदस्ते हैं, लेकिन आप सारे लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। और ये बुज़दिल लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने देश की संसद में सामने बैठ के देखा है, ये डरे हुए लोग हैं। इनके पास सत्ता की ताकत खत्म हो जाए तो ये नजर भी नहीं आएंगे कहीं है। चूंकि सत्ता पर बैठे हैं तो किसी के पीछे भी ईडी लगा दो, पुलिस लगा दो, सीबीआई लगा दो, जितनी एजेंसियां हैं लगा के डराने की कोशिश करो। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे कि धारावी को किसी एक उद्योगपति को क्यों बेच रहे हो। हम तो सवाल पूछेंगे कि मुंबई को क्यों बेच रहे हो। और यह सवाल हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए पूछ रहे हैं। आज नहीं बोलिएगा, आज नहीं खड़े होइएगा, आज नहीं बात करिएगा तो फिर आने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेंगी कि जब पूरा मुंबई अडानी को बेचा जा रहा था तो आप चुप क्यों थे। सवाल तो पूछेंगी ये नस्लें। और जब जब आप सवाल पूछेंगे साथियों, याद रखिएगा, जब जब आप सवाल पूछेंगे तब तब ऐसे ऐसे लोग निकल के आएंगे जो होंगे 1.5-2 फुट के, लेकिन बातें करेंगे 200 फुट की। क्यों? ताकि आपका ध्यान भटक जाए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप मक्खी को नहीं समझा सकते हैं कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत होता है। समझाए जाने की जरूरत है। साथियों, आपने बहुत भाषण सुना है पिछले कई घंटे से। ताई, हम सारे लोग आज अहद करते हैं कि आज पहला कार्यक्रम शुरुआत साउथ मुंबई से हुई है, दक्षिण मुंबई से हुई है। ये जो शम्मा जली है, आज जब ये तस्वीर मुंबई में जाएगी तो नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पे यह तस्वीर तमाचे का काम करेगी। क्योंकि ये मोहब्बत से जुटाए गए लोग हैं, ये मोहब्बत में आए हुए लोग हैं, ये तिरंगे के सम्मान में आए हुए लोग हैं, ये भारत के संविधान के सम्मान में आए हुए लोग हैं। और जब तक ये लोग हैं तब तक आप समझ लीजिए कि उम्मीद जिंदा है, कांग्रेस जिंदा है। और जब तक कांग्रेस जिंदा है तब तक हम न तो मुंबई को लुटने देंगे, न संविधान को बदलने की किसी भी साजिश को कामयाब होने देंगे। अंत में आपसे बस इतना कहूंगा, आखिर में बस आपसे इतना कहूंगा कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, पूरी दुनिया ने बड़ा प्यार दिया। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, लेकिन गर्व करता हूं कि महाराष्ट्र ने मुझे इस तरह अपनाया कि आज जब देश की संसद में खड़ा होकर बोलता हूं तो हर सूबे को लगता है कि ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई कहीं भी जाकर के नाम रोशन करे, रहेगा वो आपका ही बेटा, आपका ही भाई रहेगा। मैं आपका हूं, आपका पूरा हक है जहां जहां ले चलना होता ही। और आपसे तो राजनीति में आने से पहले मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है, तो आप जब भी आवाज देंगी तब आपका ये छोटा भाई हाजिर मिलेगा। रवि भाई ने कहा कि खासदार फंड से इस यहां के लिए आप कुछ बजट दीजिए। बिल्कुल, मैं अमीन भाई से पहले भी कह चुका हूं कि जो भी मेरे पास छोटी सी धनराशि रहती है उसमें आपके हिस्से का जो भी है वो आप मुझे प्रोजेक्ट दीजिएगा, वो आप मुझे इशू बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से आपका हिस्सा। अच्छा, हाँ, वो भी सुना देंगे। आपका हुक्म बिना पूरा किए कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा, हाँ, वो भी सुना देंगे कि कितना, यही है मुंबई, समय पे कितना चीजों को याद दिलाते हैं। उन्हें समझ में आया कि ये भाषण खत्म करे उससे पहले इसे याद दिला दो ताकि वक्त छूट ना जाए। और जो समय का सही सदुपयोग करते हैं, दरअसल वही लोग अच्छे होते हैं। समय की ही कीमत है, वक्त की ही कीमत है। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो बिकता है। तो समय की ही कीमत है। और उस समय को भाई ने मुझे याद दिलाया। मैं नज्म भी सुना दूंगा आखिर में, बस आपसे एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं।
कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान फतेह किया, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके स्वागत में जश्न मना रहा है, जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर है जो सड़क के किनारे बेखबर सो रहा है। सिकंदर अपने घोड़े से गुजर रहा था, उसको देखा तो उसे गुस्सा आ गया। अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, यूनान जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो कभी नोटबंदी की लात, कभी महंगाई की लात, कभी पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब इस देश को एक इंकलाब की जरूरत है और मुंबई की धरती, महाराष्ट्र की धरती क्रांति की धरती है, ये ज्योतिबा फुले जी की धरती है, ये संत नामदेव की, ज्ञानदेव जी की धरती है, सबसे बड़ी बात की है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। यहां से उठी हुई आवाज पूरे देश की दशा और दिशा तय करती है। इसलिए मुंबई वालों, वो जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे बचाने के लिए आगे आइए, वरना ये पागल लोग सब कुछ जला देंगे, ये पागल लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है और उन तमाम ताकतों से यह कह के भी जाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। बीच में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के नया नया पहुंचा ना, तो नया नया जोश भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लोग ज्यादा हंगामा कर रहे थे हाउस में। एक दिन अडानी के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था, हम लोग वेल में चले गए। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो है, हमारे स्पीकर साहब थोड़ा सख्त आदमी है, उन्होंने एक साथ ढेर सारे सांसद सस्पेंड कर दिए। फिर पता चला कि उधर लोकसभा में भी एक साथ ढेर सारे सांसद सस्पेंड कर दिए गए। एक दिन में 146 सांसद सस्पेंड हुए दोनों सदनों में। ताई आप भी हुई रही होंगी ना? अच्छा, तब आप सांसद वहां, तब तक वहां नहीं पहुंची थी, यहां थी आप। यहां तो आप लोग होते ही रहते हैं। तो 146 सांसद सस्पेंड हुए। मैं बाहर निकला तो बाहर मीडिया के साथ ही खड़े थे, तो वो पूरी कार्रवाई देखते रहते हैं लाइव। तो उन्होंने कहा स्वाद आ गया, तंज करने वाला जो एक भाव होता है ना। तो हमने कहा बिल्कुल, आज अगर सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बुजदिलों में लिखा जा रहा है, बहादुरों में नहीं लिखा जा रहा है। हम एक मुद्दे पे सस्पेंड होकर के आए हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। और आज यहां खड़ा होकर के एक कवि, एक साहित्यकार पहले हूं, बाद में राजनीतिक व्यक्ति हूं। तो जब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये आने वाले दिनों में सच साबित होंगी। शुरू हो गई है वो बात कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अगली जो दो पंक्तियां हैं उसे मुंबई से होते होते दिल्ली तक पहुंचाइएगा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं।
नारे हक लगा के निकले हैं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आप कांग्रेस के नेताओं से मिलिए, मोहब्बत की बात करेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा। उधर आप भाजपा के नेताओं के भाषण सुन लीजिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, अजीब सी तनाव में है, सिर्फ नफरत की बातें हैं। कभी भी मुझे लगता है जब वो घर जाते होंगे तो घरवाली से प्यार मोहब्बत से बात करते होंगे या वहां भी इसी तरह झड़पते रहते होंगे कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कांग्रेस के साथियों, एक बार फिर से एकजुट होइए, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ। यहां जो मंच पे साथी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं मैं जिन्हें नाम से पहचानता हूं, उनके चेहरे पहचानता हूं, लेकिन सबका नाम लेना संभव नहीं है। जो सामने बैठे हैं तमाम साथी, उनको भी जानता पहचानता हूं। उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूं कि एक बार अपनी पूरी ताकत फिर से इकट्ठा करिए। यह लड़ाई बहुत बड़ी है और ये जो नफरत की बातें करने वाले नफरत के सौदागर आपके सामने आए तो उनसे कहो कि जरा सी बहस को लंका बनाया जाएगा, तमाम शहर को दंगा बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास हैं हम, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। तमाम नेताओं से एक रिक्वेस्ट है, तमाम नेतागण से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हाथ उठा के संविधान जिंदाबाद का एक यादगार फोटो जिसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र को जाए। पहले राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगीत के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले राष्ट्रगीत होगा। वही तो बोल रहा हूं। ये संविधान का जो हमारे नेताओं का फोटो है, जिन्होंने हाथ में ले रखा, ये एक मैसेज है। संविधान, 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 संविधान। थैंक यू। अब राष्ट्रगीत होगा, सभी लोगों से विनती है कि राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो जाए। वंदे मातरम। दक्षिण मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटी आयोजित